साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव्यपाव पनाशनो मंगलानंच सव्यसी परमम हवै मंगलम। मैं सर्वप्रथम ग्रैटिट्यूड देना चाहूंगी अपने गुरु को और समस्त गुरु मंडला को, जिन्होंने मुझे यह ज्ञान प्रदान के जीवन में कुछ बदलाव भी ला सकूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम जैन हैं क्या। वी शुड हैव प्राइड इन आवरसेल्व्स। बट माइनॉरिटी होने के बावजूद भी बहुत ताकत है हम में। हम हाईली एडुकेटेड एंड क्लोज नेट कम्युनिटी है। बहुत हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम अगर देखेंगे तो स्टॉक मार्केट को मोस्टली जैन ही डोमिनेट कर रहे हैं। बॉम्बे रियल एस्टेट पर उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। मीडिया देखे तो टाइम्स ग्रुप जैन का है, लोकमत ग्रुप जैन का है। टॉप 10 इंडस्ट्रीज में अदानी, सन फार्मा, ये सारी कंपनीज है जो जैन चला रही हैं। जुडिशरी देखें तो लास्ट 3-4 सालों में 2 चीफ जस्टिस जैन ही थे। हम एजुकेशन का फील्ड देखें तो वहां पे भी जैन काफी बड़ा काम कर रहे हैं। सो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो वी आर रियली रॉकिंग। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब देखने की बात यह है कि हम रॉक क्यों कर रहे हैं। What is so special in us जो हमें इतना प्रॉस्परस, इतना अच्छा और हमारे सारी चीजों को इतना सुपर बेस्ट बना रहा है। What is there? कोई पेड़ होता है तो अगर हम उसके फ्रूट्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है, तो उसका जजमेंट हम किससे करते हैं? हम उसका जजमेंट करते हैं उसकी जड़ों से। तो हमें अपनी जड़ों को जज करना होगा कि हमारी जड़ें क्या है। हमारी जड़ें से मैं मीन कर रही हूँ हमारे संस्कार, हमारे वैल्यूज, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी डॉक्ट्रिन, जिससे हम बने हुए हैं। हमें अपने ये संस्कार को परखना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस पोजीशन में हम हैं, हमारे पूर्वजों ने संस्कार को अच्छे से अपनाया, फॉलो किया और ये ज्ञान हमें दिया, तो हम इस पोजीशन पे पहुंच पाए। बट आज हम क्या इस संस्कार को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं और अपने लाइफ में वो पोजीशनिंग दे रहे हैं, जिसके कारण हम अपने आगे की पीढ़ी को भी वो उस लेवल का बना सके। तो आज का हमारा सेशन इसी उद्देश्य के साथ है कि हम अपने जैन प्रिंसिपल्स को, हमारी जो जैन लाइफस्टाइल है, उसको हम अच्छे से समझ सके, जो हमारे साधु संतों ने हमें सालों से सिखाया है। बस उसी को एक नटशेल में बताना चाहूंगी। और पूरा विश्व, सबसे गर्व की बात है, पूरा विश्व हमारे जैन डॉक्ट्रिन्स पे शोध कर रहा है। कई नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं लोगों को, जापान से और पता नहीं कहां कहां से लोगों को, और बेस उनका जैन प्रिंसिपल है। आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज इन माय प्रेजेंटेशन टुडे। सो उससे हमें और प्राइड आएगा। प्लस जब हम देखेंगे कि हमारे ही वैल्यूज को नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो शायद हम भी उस वैल्यूज पर और डटे रहने के लिए ललायत होंगे। तो इसी के साथ मैं सबको प्रणाम करके आज का अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले हमारे शरीर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि हमारा शरीर है क्या। हमारा शरीर है क्या? हमारी बॉडी क्या सिर्फ यही है जो हाड़ मांस से बनी है, जो हमें आंखों से दिख रही है? ये फिजिकल बॉडी? नॉट एट ऑल। ये फिजिकल बॉडी तो हमारी सबसे वीक बॉडी है, सबसे वीक बॉडी है। इसके अलावा हमारे 4 और शरीर हैं, 4 और कोश हैं हमारे, जो सूक्ष्म कोश हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, जो बहुत बहुत पावरफुल हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं इस पिक्चर में, जो रेड बॉडी है वो है हमारा अन्नमय कोश, वो है हमारी फिजिकल बॉडी। बट ये बॉडी हमें आंखों से दिख रही है, जो जिसे हम हमेशा अपनी बॉडी सोचते हैं, वो हमारी बॉडी का जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। वो अन्नमय कोश है, जिसका पोषण हम खा के, पानी पी के, श्वास लेकर, ये सब चीजों से करते हैं। इससे भी पावरफुल बॉडी है जो आपको येलो में दिख रही है, वो है प्राणमय कोश। हमारे अंदर पूरा प्राण का जो संचार है, लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमारे अंदर दौड़ रही है, वो ये प्राणमय कोश से ही आ रही है। और इसका पोषण हम प्राणायाम इत्यादि क्रियाओं से करते हैं। फिर ग्रीन में जो आपको दिख रहा है वो है हमारी माइंड बॉडी, हमारा मनोमय कोश। ये मनोमय कोश जो है वो प्राणमय कोश से ज्यादा पावरफुल है।
और हम इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे डिसीजन ये मनोमय कोश पर ही आधारित होते हैं। मनोमय कोश इज द सीट ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। हमारे सोच, हमारी भावनाएं इसी से ही निकलती है और हम इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आज जल्दी उठने का मन नहीं है, आज हमें ये खाने का मन है, वो करने का मन है। ये मन के पीछे जो दौड़ते हैं वो मन यही है, हमारा मनोमय कोश है। किंतु अगर मनोमय की कोश पुष्ट नहीं होगा पावरा स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, इसके बाद जो नेक्स्ट बॉडी है वो है हमारी, जो ब्लू कलर में आप देख सक रहे हैं, वो है ज्ञानमय कोश। ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है और हमारा उद्देश्य इसी को एक्टिवेट करना होना चाहिए। यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छुपा हुआ है। यही पर हमारा जो विवेक है वो है, और जब विवेक हमारा बलिष्ठ होता है तो हमारे सारे डिसीजंस करेक्ट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो पर्पल में आपको दिख रहा है, आनंदमय कोश। ये है सच्चित आनंद की अवस्था, जिस अवस्था को पाने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। जो 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं वो इसीलिए भटक रहे हैं कि हम शायद इस अवस्था को फाइनली प्राप्त कर सके। तो ये थे हमारे 5 कोश। अब इसके बाद में थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगी हमारे नाड़ीज और चक्रास की तरफ। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये हमारी 72,000 नाड़ियों के फोटो है। नाड़ी क्या है? नाड़ी हमारा एनर्जी मेरिडियंस है। यहाँ पे सारे लाइफ फोर्स ऑरा बनती है, जिसका लाइफ फोर्स एनर्जी जितना बलिष्ठ होता है उसकी ऑरा इतनी पावरफुल होती है। विद्यासागर जी महाराज का ऑरा चेक किया गया था और उनकी ऑरा हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक रन कर रही थी। रामटेक में वो थे और उनका जो पावर था वो पूरा नागपुर तक आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ऑरा हमारा कितना पावरफुल होता है। और ये जो नाड़ी हमारी 72,000 नाड़ी है, उसमें 3 हमारी मेन नाड़ी है। जो रेड में दिख रहा है वो है ईड़ा, ब्लू में पिंगला और व्हाइट में सुषुम्ना। ये तीनों इंटरसेक्ट करती हैं और जहां जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमारे चक्रास फॉर्म होते हैं। हमारे शरीर में ऐसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, बट ये 7 प्रमुख चक्र है और ये चक्र एक लोटस कमल के फूल के समान है और ये लाइफ फोर्स एनर्जी को ब्रह्मांड से टैप करता है। कहते हैं कि 10% एनर्जी जो हम अपने लिए प्राप्त करते हैं अपने 5 शरीर के लिए, वो 10% आती है हमारे मुंह से, यानी कि हम जो भोजन करते हैं उससे। 20% आती है हमारी श्वास से, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे, और 70% एनर्जी आती है इन 7 चक्रों से। तो आप समझ सकते हैं चक्र हमारे लिए कितने कितने पावरफुल हैं। और आप देखेंगे हमारे जो महाराज साहब हैं, जो हमारे जैन सेंट्स हैं, मॉन्क है, कितने कितने दिनों तक, महीनों तक उपवास करके रहते हैं, खाना नहीं खाते। तो कैसे वो कर सकते हैं ऐसा? चक्रों के कारण। उनके चक्र जागृत हैं, इसलिए वो बिना भोजन के, और कई बार तो अपने श्वास को भी रोक सकते हैं, कई देर तक अपनी श्वास को रोक दे सकते हैं। तो भोजन के बिना, ऑक्सीजन के बिना, अपने चक्रों के पावर के कारण वो इस तरह से रह सकते हैं। ये चक्र और नाड़ी मैंने अपने पिछले सेशन में पावर ऑफ मंत्रास में बहुत डिटेल में कवर किया था। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, बट मैं ये सिर्फ इसलिए कवर कर रही हूँ कि आपको जानना होगा कि हम बने क्या चीज के हैं, तभी तो हम करेक्ट लाइफस्टाइल करेंगे। अभी तक हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ ये शरीर है, तो ये शरीर है तो हम उस शरीर के हिसाब से काम कर रहे हैं। बट जब हम समझेंगे कि नहीं, ये शरीर तो बहुत छोटा है, इसके बाद मेरे 4 सूक्ष्म शरीर और हैं, और उन सूक्ष्म शरीरों में 72,000 नाड़ियां हैं, और वो 72,000 नाड़ियों में हमारे ये चक्र हैं, और ये चक्र ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप करते हैं। तो आपकी इच्छा होगी कि मैं ऐसा जीवन यापन करूं कि मैं अपने चक्रों को जागृत कर सकूं। तो यही कारण था कि मैं आपको ये सारी स्लाइड्स दिखा रही हूँ और थोड़ा सा अपना ज्ञान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये शरीर जो हम देख रहे हैं, क्या ये शरीर हाड़ मांस से ही बना हुआ है? नहीं। ये शरीर जो फिजिकल बॉडी आपके सामने है और आपका खुद का है, आप उसे फील कीजिए, ये हाड़ मांस से नहीं, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व नेचर से हमें मिलते हैं, और जब हम जाते हैं ये पांचों नेचर में विलीन हो जाते हैं। इसलिए हमें ये पांचों तत्वों की बैलेंसिंग पर भी बहुत फोकस करने की आवश्यकता है अपने लाइफस्टाइल में। अब ये तत्व किस तरह से हम पर वो करते हैं,
तो वो भी हम देखें। जो जल तत्व है वो अराउंड 72% उसका पावर रहता है, वो 72% ऑफ आवर बॉडी को कॉम्प्राइज करता है। पृथ्वी तत्व 12% करता है, वायु 6%, अग्नि 4% और बाकी जो आकाश है वो 16%। जल, इसलिए हमारे जैन धर्म में जल की बहुत महत्वता है। जल की स्लाइड पे आऊंगी तो बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगी, क्योंकि 72% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। और जो अर्थ एलिमेंट है वो हो गया, जो फूड हम खाते हैं वो 12% का इंपॉर्टेंस रखता है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो 6% का इंपॉर्टेंस लेता है। अब इस ज्ञान के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने जैन लाइफस्टाइल के ऊपर में। तो जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है वो है जैसा अन्न वैसा मन। हम जैसा खाते हैं हम वैसा ही सोचते हैं, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं वो मात्र न्यूट्रिशन नहीं है, वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है, वो बहुत बियॉन्ड है जो हम देख रहे हैं उससे, वो वाइब्रेट करता है। और हमारे जो जैन संत हैं, साधु है, हमारे तीर्थंकर है, उन्होंने इस बात को हजारों वर्ष पहले भली भांति समझा था, इसलिए उन्होंने बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शंस फूड के ऊपर हमें जैनिज्म में दिया है। मुझे डाउट है शायद ही कोई रिलीजन में इतना डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फूड के बारे में होगा। और इनफैक्ट आज के जो यंग जनरेशन है वो कई बार मजाक भी करती है कि जैनिज्म तो एक किचन रिलीजन है, हर चीज किचन से जुड़ी होती है, ये खाओ ये मत खाओ, इस समय खाओ उस समय मत खाओ, जमी कंद मत खाओ, हरा इसी समय खाओ, पानी छान के पियो। ऐसे बहुत सारे हमारे रूल्स हैं जो फूड के साथ में रिलेटेड हैं। तो आज अभी हम इस स्लाइड में हम अपने जो अन्न है उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सबसे पहला जो हमारे फूड के साथ में जो सब मेन बात है वो है वेजिटेरियन, शाकाहारी भोजन। हम जैनी जानने ही जाते हैं अपने शाकाहारी भोजन के कारण। तो क्यों शाकाहार जरूरी है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। जब कोई चिकन या फिश को स्लॉटर हाउस से हमारे प्लेट पे लाया जाता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपको मालूम है क्या? उसे स्लॉटर हाउस में बहुत तड़पाया जाता है, तब उसके अंदर कैसे इमोशंस होते हैं? उसके अंदर बहुत सैड इमोशंस होते हैं, बहुत नेगेटिव इमोशंस होते हैं, बहुत डर के, फियर के इमोशंस होते हैं, बहुत एंजाइटी के इमोशंस होते हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं। और कई कई दिनों तक वो इस नेगेटिव इमोशन के साथ वो बेचारा जीव उस स्लॉटर हाउस में रहता है और फिर एक दिन उसे मारा जाता है। और जब वो मरता है तब अगेन उसके अंदर बहुत ही भयावह इमोशंस होते हैं। तो उस जीव के जो इमोशंस है वो उसके उस शरीर में कैद हो गए हैं। अब जैसे ही वो जीव मर जाता है उसका डिके प्रोसेस चालू हो जाता है, लाइफ फोर्स एनर्जी खत्म हो गई, प्राण शक्ति नहीं है। जैसे ही इस ब्रह्मांड में कहीं से भी प्राण शक्ति खत्म होती है उसका डिकेइंग चालू हो जाता है, असंख्य बैक्टीरिया उसमें पनपने लग जाते हैं सूक्ष्म और स्थूल रूप में। तो वो जीव के अंदर असंख्य बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं जो कि सब अभक्ष्य हैं। और फिर इसे कोई फैक्ट्री में काफी अच्छे से इंजेक्ट किया जाता है डिफरेंट हार्मोन से, एंटीबायोटिक से, डिफरेंट पेस्टिसाइड से, और ये सब करके एक प्लेट में जो खाने वाला इंसान है उसके सामने सर्व कर दिया जाता है। तो दिखने में तो वो लग रहा है कि कुछ खाने का पदार्थ है, लेकिन in terms of energy it is the most negative thing that can be on earth। वो full of negative emotions के साथ है, full of negative bacteria के साथ है, प्लस उसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड वगैरह डाला गया है वो बहुत ही खराब है। तो ऐसा भोजन क्या भक्ष्य है? बिल्कुल भी नहीं, ये अभक्ष्य है। इनफैक्ट आज की स्थिति में जितने हेल्थ प्रैक्टिशनर है सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बी वेजिटेरियन,
today in this corona पैंडेमिक एनवायरनमेंट, अगर आपको इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचाना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो आप वेज बनिए। एंड आपसे शेयर भी करना चाहूंगी कि मेरे काफी जान पहचान के लोग हैं जो नॉनवेज हुआ करते थे, उन्होंने खुद आके मुझसे शेयर किया कि अब हम वेज बनना चाहते हैं और अभी तो हम वेज फूड ही सिर्फ खा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और शायद इस तरह का एनवायरनमेंट इसलिए भगवान ने क्रिएट किया कि हम अपने सब लाइफ में करेक्शन कर सके। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन है जो फुल ऑफ प्राण शक्ति है, पॉजिटिव प्राणा एनर्जी के साथ में है, वो होता है सात्विक भोजन। ये भोजन पाए जाते हैं हमारे पेड़ पौधे वनस्पति में, हमारे ग्रीन लीव, ग्रीन वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स, हमारे जो चावल दाल, ये सब जो प्रकृति में हमें मिलते हैं शाकाहारी चीजें, वो सब सात्विक है। और जब हम इन्हें ग्रहण करते हैं या तो रॉ फॉर्म में, और अगर कुक भी करते हैं तो बहुत सम्यक भाव से, बिल्कुल मिनिमम ऑयल घी यूज करके, मिनिमम मसाला यूज करके, उसके स्वरूप को जितना हो सके मेंटेन करके जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो वो सात्विक भोजन होता है और वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। बट उसके स्वरूप को पूरा बदल देते हैं खूब अच्छा कुकिंग करके, अपनी कुकिंग स्किल्स वगैरह को दिखा के। जब हम उसके स्वरूप को बदल देते हैं, उसे खूब मसालेदार, जायकेदार, अपने टेस्ट बड के अनुसार उसको जब हम ढाल देते हैं तो वो राजसिक बन जाता है। तो ये राजसिक भोजन 0 प्राणा एनर्जी का होता है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और सात्विक भोजन जहां हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ एनकरेज कर रहा है, राजसिक भोजन हमें भोग की तरफ एनकरेज करता है। ये हमारे वर्ल्डली डिजायर्स को और एग्रवेट कराता है। इसके बाद आते हैं हम तामसिक भोजन। तामसिक भोजन माने अभक्ष्य भोजन, विच खाना ही नहीं चाहिए, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है। इसके बाद जो भोजन माना जाता है तामसिक प्रकृति का, वो हो गया जो पैकेज्ड फूड आजकल हम देख रहे हैं। हमारे जैन सिद्धांत में माना जाता है कि कोई भी खाना अगर 3-4 घंटे के ऊपर बना हुआ हो गया तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आ गई है, उसमें नेगेटिव प्राण शक्ति आ गई है, वह अभक्ष्य हो जाता है। तो ये जो पैकेज्ड फूड जो हमें आजकल मार्केट में मिल रहे हैं रेडीमेड सॉसेस वगैरह के साथ, 2 मिनट नूडल और ये सारी चीजें, ये सब अभक्ष्य कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये कब बनी है हमें पता नहीं, कितने प्रेजर्वेटिव्स उसमें डले हमें पता नहीं, और हमारे प्लेट में आ गया है तो इसे हम जितना न खाएं उतना अच्छा है। इसी कैटेगरी में आता है जंक फूड। अब जैसा कि नाम है जंक, जंक माने कबाड़, तो जंक फूड खा के हमारा भी शरीर कबाड़ ही बनता है। कबाड़ खाएंगे तो कबाड़ ही बनेंगे। तो जंक फूड भी अभक्ष्य कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगर हम तामसिक भोजन में अगर बात करें तो प्याज और लहसुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जैन धर्म में निषेध है प्याज लहसुन का, और ये बहुत साइंटिफिक है तो ये वनस्पतियां, और ये बहुत अच्छी, आयुर्वेद में प्याज और लहसुन को बहुत अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट अभी आयुष मंत्रालय ने जो कोरोना के लिए काढ़ा सबको सजेस्ट किया है, उसमें वो लहसुन की कलियां डलवाते हैं। तो लहसुन प्याज की बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। दे आर नॉट बैड, दे आर वेरी गुड। बट मेडिसिन को मेडिसिन की तरह खाएंगे कि मेडिसिन को फूड की तरह खाएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। मेडिसिन 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 की तरह खाया जाना चाहिए और फूड फूड की तरह खाया जाना चाहिए। तो जो मेडिसिन है, ये गार्लिक को मेडिसिन माना जाता है, तो इसको हमें उसी क्वांटिटी में, उसी तरह से अगर हमें जरूरत है तो हम खाएं। लेकिन भोजन में इसका प्रयोग जो है वो तामसिक माना जाता है, क्योंकि प्याज लहसुन हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं। वो एक नंबिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं हमारे ब्रेन में, और हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे इफेक्ट करते हैं। और जो इंसान बहुत इसका भक्षण करता है, बहुत खाता है, उसकी धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति कम होती जाती है, उसकी जागरूकता कम होती जाती है। ये भोजन के हिसाब से खाया हुआ भोजन नहीं माना जाता है। इनफैक्ट प्याज को जब हम काटते हैं तो क्या होता है, आंसू निकलते हैं। यानी हमारा शरीर खुद ही कह रहा है कि इसे मत खाओ, देखो आंसू निकल रहे हैं।
फिर भी हम खा रहे हैं। तो प्याज और लहसुन को नहीं हमें खाना चाहिए। और इसके बाद हम जैन धर्म में जमीकंद को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो जमीकंद में ऐसी क्या बात है? जमीकंद यानी जमीन के नीचे उगने वाली चीजें। तो जमीन के नीचे जो चीजें उग रही है, क्या उससे सूर्य की रोशनी मिल रही है? नहीं। तो जिस चीज को सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, उसमें प्राण शक्ति नहीं है, उसमें असंख्य बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। प्लस अगर हम अपने जैन साइंस से भी देखें, तो जब हम फल फूल तोड़ते हैं, सब्जियां तोड़ते हैं, तो हम पेड़ से तोड़ते हैं और पेड़ पर कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब हम जमीकंद की चीजों को तोड़ते हैं, तो हमारे पूरा का पूरा पौधा हमें उखाड़ना पड़ता है। तो ये एक हिंसा होती है। तो इसलिए हमें जमीकंद को भी निषेध किया गया है जैन भोजन से। अब अगला जो हम बात करेंगे वो है रात्रि भोजन के त्याग के बारे में। अब रात्रि भोजन का जो त्याग है, इसके बारे में आज की जो युवा पीढ़ी है उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू रहता है। मैंने कई यंग बच्चों से बात की और मैंने पूछा कि क्यों नहीं खाना चाहिए रात में। तो उनका कहना था कि भाई ये तो आज के लाइफ में वैलिड ही नहीं है। मैं बोली क्यों वैलिड नहीं है? तो देवर लाइक कि जब पुराने जमाने में लाइट नहीं हुआ करता था, हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं चलता था कब कीड़ा गिर गया हमारे खाने में, और उस समय अगर हमने वो खाना खाया तो फिर हमने वो कीड़े का भक्षण कर लिया। इसलिए रात्रि भोजन निषेध था। बट अब तो हमारे पास बहुत अच्छी लाइट सोर्सेज हैं, प्रॉपर लाइट है, हमें दिख रहा है हम क्या पका रहे हैं, हमें दिख रहा है हम क्या खा रहे हैं। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में रात्रि भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो यस, ये एक रीजन उस समय वैलिड था। आई टोटली अग्री विथ यू, आप रॉन्ग नहीं है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है। सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहूंगी जो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि सूर्य की जो किरणें हैं उनमें वाइट प्राण तत्व है, प्राणा शक्ति है। तो रात में सूर्य की किरणें नहीं होती है। इस समय हम जो भी पकाएंगे और जो भी खाएंगे उसमें आपको असंख्य सूक्ष्म स्थूल बैक्टीरिया मिलेंगे। तो ये अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि भाई चलो हम धर्म को नहीं मानते, ये छोटे मोटे बैक्टीरिया क्या, हम बड़े बड़े जीवों को देख लेंगे, इतने बैक्टीरिया का हम क्या दिमाग लगाएं। ठीक है, ओके, नहीं मानिए, बट आप अपनी हेल्थ को तो मानोगे। तो जब हम सूर्यास्त के बाद खाते हैं, यानी काफी लेट खाते हैं, तो खाने और सोने के बीच में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता, गैप नहीं होता। तो क्या होता है इस समय, जब हमारे बीच में इनफ गैप नहीं होता, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन कर नहीं पाता है सोने के पहले। तो जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी हमारा डाइजेशन वर्क करता रहता है। सूर्य की किरणें नहीं होने के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो डाउन हो जाता है, तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। एक और तो ये बात हुई, और दूसरी ओर हम जब सोते हैं तो मेन एक्टिविटी बॉडी की जो होनी चाहिए वो है रिपेयर एंड हीलिंग एंड ग्रोथ की एक्टिविटी। बॉडी ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज में, हीलिंग की एक्टिविटीज में बिल्कुल फोकस्ड रहता है। बट अगर हमारे पेट में खूब सारा खाना हो तो वो हीलिंग नहीं कर सकता, उसकी सारी एनर्जीज फोकस्ड हो जाती डाइजेशन में, और उस समय डाइजेशन भी बहुत स्लो चल रहा है बिकॉज उसे सनरेज नहीं मिल रही है और डाइजेशन भी बराबर नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमारे अंदर काफी खाना रह जाता है जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, और ये खाना अंदर सड़ता रहता है, और सड़ने के कारण वो असंख्य बैक्टीरियाज को जन्म देता है जो बाद में जाकर स्टोन, सिस्ट और पता नहीं क्या क्या बीमारियों को पैदा करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमने तो अपने किडनी को काटा ही नहीं तो स्टोन घुस कैसे गया, यूट्रस को काटा ही नहीं तो सिस्ट कैसे आ गया? तो सिस्ट स्टोन ऐसे ही आता है, कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है। मैजिक आप खुद कर रहे हो रॉन्ग लाइफस्टाइल से। आप खाओ, खूब खाओ रात में और सो जाओ खा के तुरंत, डाइजेशन नहीं होने दो,
और फिर यही होगा, सिस्ट, स्टोन, यही सब हमारे शरीर में बन जाएंगे। और इस पर बहुत शोध हो रहा है, और शोध होके अभी एक नया टर्मिनोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशन आया है, उसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट इज द लेटेस्ट फैड, द लेटेस्ट फैशन इन द फील्ड ऑफ डाइटिंग। आजकल सारे डाइटिशियंस ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही रेकमेंड कर रहे हैं। तो क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग में? इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है कि हमारे जो लास्ट भोजन है दिन का, और जो हम फर्स्ट भोजन अगले दिन का लेते हैं, उसके बीच में मिनिमम 16 आवर्स का गैप होना चाहिए। द मोर द बेटर, बट मिनिमम 16 आवर्स। क्यों 16 आवर्स? बिकॉज 16 आवर्स हमें लगते हैं हमारे सारे खाने को, हम जो ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, जितनी भी चीजें हम खाते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने में हमें 16 घंटे के करीब लग ही जाते हैं। तो अगर हम 16 आवर्स का गैप रखेंगे, तो व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग द नेक्स्ट डे, वी आर टोटली free of all that we have eaten and we have got no, but because ये आज का लेटेस्ट फैशन है तो शायद आप लोग को ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। इनफैक्ट मैं शेयर करूंगी कि ट्विटर के जो को फाउंडर है, वो 22 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। मतलब दिन में होते 24 घंटे और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते 22 घंटे की, यानी कि वो एकासना करते हैं। हमारे जैन धर्म में उसे एकासना कहा जाएगा, क्योंकि 2 घंटे में एक इंसान एक टाइम से ज्यादा क्या खा लेगा, तो वो एकासना करते हैं। तो हमारे जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को वो फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद मैं आना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा कंप्लीट फास्टिंग, उपवास, और आज के टर्मिनोलॉजी में उसे ऑटोफैगी कहते हैं। ये भी बहुत अभी बहुत ही लेटेस्ट इन थिंग हो रखा है, ऑटोफैगी। व्हाट इज ऑटोफैगी? ऑटो मीन्स सेल्फ, फैगी मीन्स टू किल, मतलब किलिंग द सेल्फ। व्हाट डू यू मीन बाय किलिंग द सेल्फ? हमारे शरीर में ये नेचुरल फिनोमिनन है ऑटोफैगी का, जिसमें हमारे अंदर जितने भी डैमेज, डिसफंक्शनल, बैड सेल्स होते हैं, उनका हर सेकंड भक्षण होता रहता है, और उनका भक्षण होके हम न्यू सेल्स विथ बेटर लाइफ फॉर्स एनर्जी हम पैदा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बिकॉज ऑफ आर डिजीज कंडीशन, बिकॉज ऑफ आर एजिंग, हमारी ऑटोफैगी का जो प्रोसेस है वो बॉडी में धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग जाता है। और जब ये स्लो डाउन होने लग जाता है, तब हमारे जो डैमेज सेल्स हैं वो रिप्लेस नहीं हो पाते, तो वो ही मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। एंड दैट इज द की रीजन ऑफ कैंसर एंड मेनी अदर डेडली डिजीज। जापान के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है योशिनोरी ओशिमो। उन्होंने 2016 में एक नए कॉन्सेप्ट को इस दुनिया में लाया, उसे कहते हैं फास्टिंग इंड्यूस्ड ऑटोफैगी, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। आपको पता है क्या है फास्टिंग इंड्यूस्ड ऑटोफैगी? हंसोगे आप सुन के। जो हम निर्जला व्रत करते हैं ना, उपवास करते हैं 24-36 घंटे का, वही है फास्टिंग इंड्यूस्ड ऑटोफैगी। बस बहुत हाई फाई नाम मिल गया है और इसे नोबेल प्राइज मिल गई है, तो शायद हमारे इंटरेस्ट और ज्यादा आ जाएगा इस पे। बट हमारे जितने भी जैन मॉन्क्स हैं, सेंट्स हैं, हमारे साधु महात्मा हैं, सालों से, हजारों सालों से हमें इसके ऊपर बता रहे हैं कि करो, उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो। तो क्या होता है ये फास्टिंग इंड्यूस्ड ऑटोफैगी में? जब हम अपने बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं, हम जब फास्टिंग कंडीशंस में रहते हैं, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक ऑटोफैगी के प्रोसेस को ट्रिगर कर लेता है, और जितने भी नेगेटिव सेल्स है, डैमेज, डिसफंक्शनल सेल्स है, उनका भक्षण करना चालू कर देता है, और हम डिजीज फ्री हो जाते हैं। सो वी कैन इंड्यूस ऑटोफैगी इन आवर बॉडी बाय गोइंग ऑन फास्ट। 36 आवर्स फास्ट, 48 आवर्स फास्ट, 72 आवर्स फास्ट। हमें फास्टिंग करना चाहिए, और जो इंसान रेगुलर बेसिस में फास्टिंग करता रहता है, वो उसकी एंटी एजिंग होती है। इसमें भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। एंटी एजिंग होने लग जाती है, बिकॉज हमारे जितने बूढ़े सेल्स हैं वो रिप्लेस किससे हो रहे हैं? यंगर सेल से। तो वी स्टार्ट लुकिंग यंगर एंड मोर ब्यूटीफुल एंड बेटर। और डिजीज जो हमारी ठीक हो रही है, वो तो उसको मैं साइड में ले लूंगी, वो तो साइड इफेक्ट्स है। आप सुंदर देख रहे हो, वो मेन बात है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑटोफैगी। नेक्स्ट मैं आना चाहूंगी सम्यक भोजन। जैन धर्म सम्यक भोजन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है कि भाई हम रात्रि में ना खाएं, हम ऐसा खाएं, बट जब हम का एकासना भी अगर हम कर रहे हैं तो भाई लिमिट में करें।
पारना भी अगर हम कर रहे हैं तो लिमिट में करें। ये नहीं कि हमने 36 घंटे का उपवास कर लिया और फिर हम इतना गबागब खा लिए कि बस फिर बैंड बज गई हमारी बॉडी की। बिल्कुल नहीं। सम्यक भोजन। क्यों सम्यक भोजन? एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। कहाँ से पीसेगा, जगह ही नहीं है पीसने की। बेचारा ढ ढ ढ करता रहेगा, टमाटर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, शायद मिक्सर खराब हो जाए। तो यही हमारी बॉडी का होता है। हमारी बॉडी का जो मिक्सर है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा स्टमक है हमारी बॉडी का मिक्सर। और जब हम इस स्टमक को, और स्टमक का साइज क्या आपको पता है क्या? उसका साइज है मुट्ठी बराबर। आप सब अपनी मुट्ठियां बनाए। साइज ऑफ अ फिस्ट। हमारा एक मुट्ठी के बराबर हमारा स्टमक, इतना छोटा है। अब आप सोचिए इस छोटे से स्टमक के अंदर आप क्या क्या भर रहे हो। अब सिर्फ जब भी खाओ आप इस अपनी मुट्ठी को याद करो और सोचो कि इस मुट्ठी में समा सक रहा है क्या जो मैं खा रहा हूँ। नहीं समा सक रहा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, अब मत खाओ, मत टॉर्चर करो अपने स्टमक के ऊपर। वी रियली टॉर्चर आवर स्टमक द मोस्ट। तो ये जो हमारा स्टमक है वो मुट्ठी समान है। और जब हम इसको ठसाठस भर देते हैं तो वो वर्क नहीं कर पाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और जब खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इट स्टार्ट्स रॉटिंग इन द बॉडी। वो बैक्टीरियाज और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना शुरू कर देता है और रॉट करता है। और हमारे बॉडी में, जैसा मैंने कहा, सिस्ट और अल्सर और स्टोन, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी में आ जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम हिसाब से खाएं। तो हिसाब क्या है? हमारे जैन धर्म का हिसाब है कि अगर हमें इतनी भूख है तो हम अपनी भूख का आधा अन्न से भरें, जो भोजन कर रहे हैं उससे हम अपना आधा पेट भरें, 1/4 पानी से भरें और 1/4 हवा के लिए छोड़ दें ताकि वो हिलडुल सके। तो अगर हम इस हिसाब से खाएंगे तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। फाइनल में आना, उपवास भी कर रहे हैं, सम्यक भाव से भी खा रहे हैं। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम खाने बैठ रहे हैं, अपने भोजन के सामने, उस प्लेट के सामने बैठ रहे हैं, तो कैसे खाएं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फूड है वो एनर्जी है। इट इज लाइफ फॉर्स एनर्जी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस एनर्जी को प्रणाम करें, उसे ग्रैटिट्यूड दें। जैन धर्म है ही ग्रैटिट्यूड का धर्म। तो हम उस एनर्जी को ग्रैटिट्यूड दें कि जहां से भी आई हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम और मैं आपको ग्रहण करने वाला हूँ। और प्लीज आप मेरे शरीर का पोषण करें और मेरी शक्तियों को बढ़ाएं। इस तरह से आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करके क्या फटाफट कटक कटक खा जाना है क्या? नो, नॉट एट ऑल। 32 टाइम्स वी नीड टू च्यू द फूड। हमें अपने खाने को एटलीस्ट 32 बार चबाना है। क्या कारण है 32 बार चबाने का? दांतों की एक्सरसाइज करनी है। हाँ, वो तो हो ही जा रही है, बट उससे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे माउथ में भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं। हमारे स्टमक की लोडिंग कम हो, हमारा स्टमक बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, उसकी लोडिंग कम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने खाने को इतने अच्छे से चबाएं कि पार्शियल डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाए। और जब वो स्टमक में जाए तो स्टमक पर एक्स्ट्रा प्रेशर न क्रिएट हो और वो जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो सके। तो ये था भोजन के बारे में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में 12% लिखा है। मैंने बताया था 5 तत्वों के स्लाइड में कि भोजन जो है वो हमारे अर्थ एलिमेंट का हिस्सा है और वो हमारी बॉडी की नीड का 12% है। तो आप सोच रहे होंगे 12% है, ओनली 12%, और उसके लिए इतनी हाई तौबा। यस, वही बात है कि है तो सिर्फ 12%। और जब मैंने चक्रास के बारे में बताया था तो मैंने बताया था जो हम भोजन मुंह से खाते हैं हमें सिर्फ 10% प्राण शक्ति मिलती है उससे। तो इतना कम परसेंटेज है, बट शायद हम अपना पूरा जीवन खाना बनाने, खाना खिलाने और उसी में ही हम लगा देते हैं। बट स्टिल दैट इज इम्पोर्टेंट। सो अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो शायद हमारा वो खाना भी अमृतमय बन जाएगा। इसके बाद आना चाहूंगी अ वेरी 2% ऑफ आवर बॉडी। हमारा शरीर का 72% पानी का बना हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो पानी ग्रहण कर रहे हैं वो बराबर हो। अब इसमें भी आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर से एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर पे बहुत शोध किया। उनका नाम था मासारू इमोटो। फोटो भी दी है मैंने उनकी आपके सामने। तो ये मासारू इमोटो जी ने एक शोध किया और उन्होंने पाया कि वाटर जो है उस वाटर में मेमोरी है।
हम जब उस वाटर को बहुत प्यारे प्यारे शब्द कहते हैं, लव के, ग्रैटिट्यूड के, तो बहुत हैप्पी हो जाता है और ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन कलरफुल फॉर्मेशंस क्रिएट करता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करके वो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेता है। और वहीं जब हम, आप देख सकते हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल है, और वहीं जब हम अपशब्द कहते हैं या हम बहुत रॉक टाइप की म्यूजिक या कुछ इस तरह का अनरिदमिक कुछ वाटर के सामने करते हैं, तो वो बहुत ही अगली पैटर्न्स क्रिएट करता है। आप देख सकते हैं कैसे पैटर्न्स होते हैं, डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनफैक्ट उन्होंने ये भी पाया कि जब हम कुछ अच्छे सोर्स से वाटर को कलेक्ट करते हैं, कि भाई कोई अच्छा कुआं हो, अच्छा तालाब हो, अच्छा सरोवर हो, जहाँ का पानी बहुत ही स्वच्छ, बहुत अच्छा है, तो वहां पे आपको इस तरह से ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म्स प्राप्त होंगे। और जहां पर ये वाटर सोर्स पोल्यूटेड है, अच्छा नहीं है, वहां पे इस तरह से डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में मेमोरी है, और वाटर अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अपनी परिस्थिति के हिसाब से चेंज कर सकता है। तो अब आप ये समझिए कि जो पानी हम पी रहे हैं, अपने घर के नल से पी रहे हैं, और सोर्स कहाँ था, कहीं पे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कहीं पे तो कोई सोर्स था। तो सोर्स से लेकर आपके नल तक आने की जो जर्नी थी वाटर की, वो कैसी थी? बहुत प्लेजेंट थी, बहुत हैप्पी वाली थी, खुश, एकदम हैप्पीनेस से भरी हुई एनर्जी थी क्या? वो जर्नी थी क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। दैट जर्नी वाज रियली रियली बैड, इट वाज वेरी नाइटमेरिश। कहाँ कहाँ से उसे कौन से पाइप से डाला गया उस वाटर, वाटर में लाइफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वाटर इज फुल ऑफ लाइफ। तो वो जो लाइफ वाला, प्राण शक्ति वाला जो जीव है, वाटर है, वो जब अलग अलग जगह से जा रहा है, कहीं से जोर से गिर रहा है, कहीं से कुछ पाइप में घुस रहा है, फिर कहीं बेंड कर रहा है, कहीं ट्विस्ट कर रहा है, इतना कुछ करते करते जब आपके नल पर पहुंचता है, तो उसकी हालत क्या होती है? उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू पॉइजन। इसलिए आजकल हम क्या करते हैं, हम अपने घर में आरओ फिट करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, ताकि हम वाटर को क्लीन कर सकें। तो पहला स्टेप तो हम अचीव कर रहे हैं कि वाटर क्लीन हुआ, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंप्रूव हुई क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुई। हमने खाली फिजिकल लेवल पे वाटर को क्लीन कर लिया। हम वाटर को बॉईल भी करते हैं, जो भी बहुत अच्छा स्टेप है, और उसके बाद हम वाटर को स्टोर करते हैं कोई भी एक प्रॉपर पात्र में, चाहे कॉपर का हो। इसलिए आजकल बहुत कॉपर के जो कंटेनर्स है, कॉपर के जग्स है, वो सब का बहुत आजकल काफी बताया जा रहा है कि इसमें वाटर को स्टोर करना चाहिए। अगर नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट एक कॉपर की बॉल को ही डाल दो पानी के अंदर, तो वो बहुत रिचार्ज कर देगा वाटर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने टैप से वाटर को लिया, तब वो वाटर पॉइजनस था, इट वॉज नॉट गुड। इसलिए अगर आप ग्लास लेके नल पे जाते हो और सीधा नल से पानी भर लेते हैं, तो प्लीज ना करें। अगर वो आरओ से भी आ रहा है, तो भी उसमें फिजिकल क्लेंजिंग हुई है, बट एट द मॉलिक्यूलर लेवल इट इज स्टिल पॉइजनस। इट इज हाईली रिकमेंडेड बाय आवर जैन सेंट्स, हमारे जैन इसमें है कि वो जल को आप अगर बॉईल करना चाहें तो बॉईल करें, नहीं तो आरओ का है तो बॉईल इज एन ऑप्शनल पॉइंट, बिकॉज आरओ काफी हद तक क्लेंजिंग कर देता है। आप उसे स्टोर करें और कुछ समय तक उसे शांति से रहने दें। जब हम उस वाटर को स्टोर करते, वाटर एज मेमोरी, तो उसकी जो ओल्ड मेमोरी है उससे वो एक काम एनवायरनमेंट में आ गया है, तो उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फिर से इंप्रूव हो जाएगी। तो जब वो पॉइजन था, पॉइजन से स्टोर करने के कंडीशन पे वो फिर से वाटर बन गया। अब जब हमें पीना है, तो हम उस वाटर को अपने हाथ में लें। अब हमें इस वाटर को क्या बनाना है? अमृत बनाना है, इस क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसा बनाना है। तो अमृत कैसे बनाएंगे? जब हम ग्रैटिट्यूड के शब्द बोलेंगे। इमोटो जी ने हमें बताया है कि जैसे हम लव एंड ग्रैटिट्यूड के प्यारे शब्द बोलते हैं, हम ऐसे मंत्र सुनाते हैं, तो वाटर बहुत हैप्पी हो जाता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म क्रिएट करता है। तो जब हम मंत्रित करते हैं अपने जल को, तो वो जल अमृत बन जाता है। तो नल का जो जल था वो था पॉइजन, पॉइजन से हमने जब स्टोर किया तो उसे बनाया जल, और उसको जब मंत्रित कर दिया तो वो बन गया अमृत।
और यही फिलॉसफी हमारे जैन की फिलॉसफी है, राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम सबसे पहले फिल्टर करते हैं। आरओ तो आज आया है, लेकिन अनादिकाल से हमारे पास एक छलनी होती है जो लगाई जाती है, जिससे हम अपने पानी को छानते हैं। बिना छाना पानी अलाउड नहीं है जैन धर्म में। मेरी मम्मी, आरओ का भी पानी होता है तो भी हर नल में वो छलनी, कहा था कि बाथरूम के भी नल में वो छलनी लगी हुई है। छलनी मस्ट है हमारे जैन धर्म में, क्योंकि उससे फिल्ट्रेशन हो रहा है। बट आजकल आरओ है तो वो फिल्ट्रेशन कर ही दे रहा है, बट यस दे आर डूइंग डबल। हम चाहें उसको बॉईल कर सकते हैं, बॉईल कर लिए तो उसमें और जो एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। फिर हम उसे स्टोर करें, स्टोर करके उसको राइट एनवायरनमेंट में आने दें, और स्टोर करने के बाद में उससे ग्रैटिट्यूड के शब्द बोले कि हे जल देवता, वरुण देवता, आप मेरे शरीर में जाने वाली का पोषण करेगा। तो है ना बहुत आसान अपने 72% बॉडी को टेक केयर करना। 12% के लिए तो बहुत झमेले करते हैं हम। वीक एक बार खाएंगे हम, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमें एडजस्ट करना है। पूरा ही खींच लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी, तो हमें मैनेज करना है। बट कोल्ड ड्रिंक तो मैं बिल्कुल मना करूंगी। मैंने अपने बच्चों को आज तक कोल्ड ड्रिंक पिलाया ही नहीं है। अगर आप मेरे बेटे से पूछेंगे कि कोल्ड ड्रिंक क्या है, अगर आप उसके सामने पियेंगे तो वो आपको कह देगा कि आप टॉयलेट क्लीनर पी रहे हो क्या। कोल्ड ड्रिंक इज फुल ऑफ कार्बन। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं हम अपने बॉडी से। तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो जो चीज निकालना चाहिए हम उसी का सेवन कर रहे हैं, विच इज सो रॉन्ग। बाबा रामदेव ने इसे बहुत अच्छा नाम दिया टॉयलेट क्लीनर का, और ये सही मायने में टॉयलेट क्लीनर है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी बच्चों को ना पिलाएं, और खुद भी ना पिलें। क्या अगर आप नहीं पियेंगे तो बच्चे नहीं पियेंगे। मेरा कहना है सबसे पहले आपको अपना जंक फूड छोड़ना होगा, कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ना होगा। जब आप छोड़ेंगे तो धीरे धीरे बच्चों का भी छुटता जाएगा। सोनल, एक सवाल है कि ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है, कितनी देर का रहता है? 3 बजे से, इनफैक्ट एग्जैक्ट टाइम बोलूं तो 3:15 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, 6 बजे तक रहता है। बट सूर्योदय का जो 20 मिनट पहले का भी समय है वो भी बहुत पावरफुल डिवाइन एनर्जीज का है। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त नहीं भी अचीव कर सके, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफस्टाइल है, गृहस्थ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम अगर वो नहीं भी अचीव कर सके तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एटलीस्ट आप 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर आप सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाएं, ताकि आप उस एनर्जीज को पूरा टैप कर सकें। और सोनल, एक सवाल है कि पृथ्वी का आपने कुछ बताया था, उसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। तो हमारा बॉडी 72% जल का बना हुआ है, हमारे बॉडी में वाटर है। जो आप ये शरीर देख रहे हैं, पुद्गल जिसे हम कहते हैं, ये पृथ्वी तत्व है। हमारे अंदर अग्नि है जो जठाग्नि है, जिससे हमारा डाइजेशन होता है, और जो वायु है वो हमारे अंदर फ्लो करती है, और हमारे 16% है आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब वैक्यूम। तो हमारे अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे वैक्यूम स्पेसेस हैं जो आकाश तत्व है। तो ये 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है। अच्छा, और मधु जी जैन है हमारे बीच में, उन्होंने सवाल पूछा है कि हमारे पृथ्वी धातु पर फिर से जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बाद वो पूछना चाह रही है कि हमारे आपने पानी के बारे में बताया था, तो पानी और पृथ्वी का क्या वहां पर मतलब क्या मापदंड रहता है अपने 5 तत्वों में? पानी है 72% और पृथ्वी है 12%। अच्छा, और बहुत सारे कमेंट्स है सोनल तुम्हारे लिए। डॉक्टर सुजाता जैन लिखती हैं कि आपने हमारी महिलाओं को किचन से बाहर लाकर बहुत सारी नई बातें बताई है। और उसके बाद संजय जैन लिखते हैं और एक वेरी एक्सीलेंट सेशन। और उसके बाद सारे लोग तुमको थैंक्स दे रहे हैं जो इस हमारे सेशन में है। लेकिन हमारे बीच हमारी एक पर्सनैलिटी और है, हमारी मंजू जी जैन जो भक्तांबर की साधिका है। मैं चाहूंगी कि वो भी हमारे स्क्रीन पे आए और अपनी बात कहें और सोनल को थैंक्स भी कहें। और किसी भी हमारे यहाँ पर जो हमारे इस वेबिनार के अंदर में जो भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, तो वो अगर कोई सवाल करना चाहें भक्तांबर के बारे में और सोनल के जो भी आज चक्रास एंड पंच धातु के बारे में, तो वो अपने मैसेज इस चैटिंग पे डाल सकते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगी मंजू जी जैन को कि कृपया वो स्क्रीन पर आए। जय जिनेन्द्र and
जो कुछ भी बता रही है वो एक्चुअल में प्रैक्टिस करती है। कठिन है आज के युग। गाय से स्टार्ट किया और आज उसके पास 160 गाय हैं जिनको चारा खिलाना, उनका दूध, घर में पनीर बनाना, घर में घी बनाना, घर में। उस दिन सागर गई तो मिठाई सीख के बना आई, कहती है ये अच्छा सीख लिया मैंने सागर में कि ताजे दूध और मलाई का कैसे मिठाई बन जाएगा तो बच्चों को घर की मिठाई मिलेगी। और वो उनका चारा उनके गोबर से, और उसका किचन भी जो है ना, एक किचन में चूल्हा भी रखा है कि नेचुरोपैथी, नेचुरल वे में आयुर्वेदा जो कहता था उस ढंग से भोजन बनाने का, और सात्विक खाना। और हमारे साथ एक बार महराज जी के पास गई और उन्होंने कहा नियम ले लो आहार, तब मेरे वो 10 दिन के व्रत चल रहे थे तो इसने नियम लिया। अब फिर उसके बाद आई तो अभिषेक वगैरह बोले कि वो क्यों ले लिया, तो फिर मेरे पास आई कि मुझे वापस रामटेक चलना है, महराज जी से बोलना है कि वो मैं नियम नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद कहती भाभी मैंने वो नियम छोड़ा लेकिन मैं रात्रि भोजन छूट ही गया मेरा, मुझे ऐसा लगा कि मैं आराम से कर सकती हूँ, और बोले मेरा रात का भोजन छूट गया ऐसे। और सुबह तो उठ ही जाती है 4 बजे, और इतने मंत्र, इतनी साधना। तो जो सोनल ने इतने साइंटिफिक वे में बनाया, जैसे अभी वो बॉम्बे में एक बहुत बड़ा डाइटिशियन है, हर कैंसर पेशेंट से लेकर सब उसकी डाइट फॉलो करते हैं, बड़ा एक्सपेंसिव डाइटिशियन है। तो मैं तो कहती हूँ कि सोनल जो जैन डाइट अगर सबको बताए तो वर्ल्ड में जैन फूड, जैन वे ऑफ लिविंग बहुत अच्छे से ले जा सकती है इन मोस्ट साइंटिफिक मैनर, बिकॉज शी नोज हाउ टू प्रेजेंट इट इन मोस्ट साइंटिफिक मैनर। तो बहुत, और जब यंगस्टर्स देखते हैं आज सोनल को देख के, एक जयपुर से उस लड़के ने कहा वन सोनल कैन डू, वो बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएट है कि आई ऑल्सो वांट टू डू पीएचडी ऑन भक्ताम्बर। तो जब यंगस्टर आते हैं तो उनको देख के और बहुत सारे यंगस्टर आगे आ जाते हैं। तो मैं चाहूंगी जो सोनल वर्क कर रही है और ये पूरी सीरीज स्टार्ट करे एंड और लोगों को जोड़े अपने साथ। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, जैसे हम भक्ताम्बर के इतने लोग खड़े कर दिए हैं, ऐसे ट्रेन द ट्रेनर यंगस्टर्स को जोड़ के बहुत बड़ा काम कर सकते, टीम वर्क बना के। और इन्होंने जब वो इनके गुरुजी आते थे अद्भुत बाबा जी, तो 20-20 हजार लोगों का भंडारा किया है। तब मैं, ये पुष्पा जी सेठी और आशा जी वहीं पे आई थी, तब ये भक्ताम्बर की ट्रेनिंग लेने आई थी। तो उसका मैनेजमेंट बिल्कुल ललिता जी और संतोष जी से 10 टाइम्स मोर ही मैं कहूंगी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन तो और आगे होती है। तो जब ऐसे जन जब इस फील्ड में आएंगे, धर्म के क्षेत्र में और साइंटिफिक मैनर में बताएंगे, तो जैन धर्म जो लुप्त हो रहा है, या जो जैन वे ऑफ लिविंग, हम खुद हमारे मॉडर्न स्टाइल, बिकॉज जेन्स के पास इतना पैसा आ गया तो सबके बच्चे फॉरेन में पढ़ने चले गए, तो सबने वहां की चीजें अडॉप्ट कर ली, तो वापस से फिर आ जाएगा। और ललिता जी को बहुत बहुत अनुमोदना कि आज उनका उपास है, और भक्ताम्बर का 47वां उपास है, वो भी दोबारा करा है। 48 कर चुकी थी और आज फिर अभिनंदन, जो भी भगवान के मोक्ष कल्याणक में। तो बहुत बहुत अनुमोदना, ललिता जी को नमन आपके उपास के, भक्ताम्बर के 48 उपास की आराधना के, और आपकी जैसी इच्छा है वैसा भक्ताम्बर मंदिर जरूर बनेगा। अरिहंत की मेहनत और संतोष जी की सपोर्ट। और कल हमारे साथ आएंगी डॉक्टर प्रिया और प्रदीप जैन, जो भक्ताम्बर के हीलर्स हैं। और भक्ताम्बर से कोई जीवन यापन भी कैसे कर सकता, वो भी आप देख सकते हो। भक्ताम्बर का इतना बड़ा सेंटर प्रोफेशनल वे में कैसे कोई रन कर सकता, मतलब लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि हाउ कैन वी, तो भक्ताम्बर से कितने लोगों को वो हीलिंग दे रही है। और प्रिया और प्रदीप जी ने अभी 21 दिन 6 रस का त्याग किया था, अनाज भी छोड़ा था, और 1008 लोगों के साथ भक्ताम्बर करवाया, हर दिन 3-3 बार, और सबने कुछ कुछ त्याग किया। और मतलब पूरे, मैं तो कह रही हूँ कि जो ये कोरोना महामारी जो रुकी, जो थम गई, मोदी जी की एफर्ट जितनी है उतने ही जैन धर्म के लोगों के भक्ताम्बर की एफर्ट है। हर घर में भक्ताम्बर चल रहा था, हर जगह, अकेले इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग
महावीर जयंती पे भक्तांबर विधान करे, फिर अक्षय तृतीया पे एक एक घरों में डे है, नाइट है, कोई दीपक का कर रहा, कोई दिन में द्रव्य का कर रहा। तो ऐसे हमारे भक्तांबर इतना पॉपुलर हो गया। कल भी जो हमारा रात का सेशन था उसमें सारे नॉन जैन्स ने अपने शेयर करे थे, कोई मुस्लिम ने कि मुझे पढ़ने से क्या हुआ, कोई साउथ इंडियन ने, तो ऐसे पूरे नॉन जैन्स थे 4-5 जिन्होंने शेयर किया था उन्हें क्या मिला। और प्रेजेंटेशन भी कौन दे रहा वहां पे 7:30 बजे के सेशन में, जितने यूएस के लोग हैं वो यंगस्टर्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हमारी ट्रेन द ट्रेनर टीम वहां भी तैयार हो रही है, जहाँ हर जगह भक्तांबर सेंटर स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू। एक सवाल आया है हमारे मीना जी जैन से, उन्होंने पूछा है कि नवकार से चक्रास की क्लीनिंग कैसे हो। ये तो सोनल ही बताएगी, सोनल और अच्छे से बताएगी। सोनल बता दो भाई। मंजू भाभी बहुत अच्छा बताएंगी, वो उनकी महानता है कि वो मुझे कह रही है कि मैं अच्छा बताऊंगी। जो मेरा पिछला सेशन था जिसमें हमने मंत्र और चक्र को कोरिलेट किया था कि हमारे जो चक्र हैं उसके डिफरेंट पेटल्स पे सारे हमारे जो हिंदी के वर्णलिपि है वो अंकित है। तो हम जब नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं तो हम वो पेटल्स के ऊपर वो मंत्रों की वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिससे उस चक्र में जो कर्म अटके हुए हैं उनकी निर्जरा होती है और वहां का प्राण तत्व बढ़ता है, उसके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और हमें उस मंत्र का बेनिफिट मिलता है। तो अगर मीना जी चाहें तो YouTube में वो वीडियो अवेलेबल है जो मेरा पिछला सेशन का है, उसमें आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि चक्र और मंत्र का कोरिलेशन क्या है। अच्छा, अंकिता सरावगी का सवाल है कि राजस्विक फूड का एग्जाम्पल दीजिए। राजसिक फूड हो गया समोसे, पकोड़े। अच्छा, मतलब बना किससे बना, तो वही हमारा आलू वगैरह वो सबसे बना, बट हमने उसको डीप फ्राई कर दिया। तो डीप फ्राई करके उसका जो नेचुरल जो उसका न्यूट्रिशन था पूरा हमने खत्म कर दिया, तो इसका 0 प्राणा एनर्जी हो गई। तो जो खाना हमारे टेस्ट बड के लिए बनता है वो राजसिक है। अच्छा, कई लोग रात को लेट आते हैं ऑफिस से 11 to 12 क्लॉक, तो वो अपना किस तरह से हीलिंग करें और अपना लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें? तो उसमें मैं ये कहना सवाल है अनुष शाह का। अनुष शाह, आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमारी बहुत सारी लाइफ की लिमिटेशन है, बट हम कुछ कुछ करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मेरे बच्चे की क्लास ट्यूशन वगैरह होती है, मैं टिफिन बना के उसके लिए भिजवा देती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 7 बजे के पहले वो खाना खा ले, उनको भी हैबिट हो गई है अभी, तो टिफिन उनके पास चला जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर आप ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकें कि वहां पे आपका कुछ कैंटीन है जहां से आप खाना खाते हैं, या घर से बनकर आपके पास जा सके, इस तरह का कुछ कर सके, तो आप खाने का जो कोशिश है वो आप एटलीस्ट सोने के 3 घंटे पहले कर ले, ताकि आप जैसे ही घर आए आपका पहला काम होना चाहिए अपने परिवार वालों से मिलना और तुरंत सोने चले जाना। बिकॉज ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि 11 बजे आप वापस आ रहे हैं, तो ये कंट्रोल में नहीं है कि आप जल्दी कर सकें। हाँ, इनफैक्ट अगर वो कर सके तो नथिंग लाइक इट कि अगर आप अपने बॉस से बात कर सकें और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लें कि भाई मैं 1 घंटे जल्दी ऑफिस आऊंगा, मैं 2 घंटे जल्दी ऑफिस आऊंगा और मैं जल्दी निकलूंगा। अगर आप वो करेक्शन कर सकें तो वेरी गुड। बट अगर आप इस तरह के जॉब में है कि टाइम ही वो आपकी है, तो मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट खाने का काम आप पहले कर लें और घर आके आप तुरंत सोने का काम कर लें, ताकि एटलीस्ट आपको उतनी तो हीलिंग एनर्जी का टाइम मिल गया। बिकॉज आप घर आते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं, तो खाने और सोने के बीच में आपको अप्रोप्रिएट गैप भी नहीं मिलता, प्लस सोने का काम आपका टाइम और आपका डिले हो रहा है। तो इस तरह के आप कुछ चिंतन करिए कि कैसे आप अपने लाइफ में करेक्शन ला सकते हैं, बट करेक्शन इज मस्ट। इट इज नॉट गुड कि आप 11 बजे आ रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं और फिर सो रहे हैं। आप अपने शरीर के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू टॉर्चर टू योर बॉडी, कुछ करिए इसका। थैंक यू सोनल। आज के सेशन में हमारे बहुत सारे जो सवालों का जवाब तुमसे मिला, और आज के जमाने के अंदर हम कैसी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और किस प्रकार अपने को स्पिरिचुअल बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, जो आज के समय की इस कोरोना की महामारी के बीच बहुत जरूरी है। तुमने हमारे दिमाग के सारे ताले खोल दिए और तुम्हारी सरलता और सहजता से बताए गए, इसके लिए सारे लोग जो हमारे यहाँ इस बीच में इस सेमिनार में, इस वेबिनार में हमारे साथ में हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि वेरी एक्सीलेंट सेशन। इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूंगी ललिता जी और संतोष जी को, इन्होंने कि जिन्होंने तुमको तैयार किया और आज के इस डिवाइन क्लास में आज तुमको चुना।
और हमारे साथ मंजू जी आने से हमारे ये इस कार्यक्रम का एक दुगुना रंग छा जाता है। उनकी सरलता और सहजता को हम प्रणाम करते हैं कि आपकी तरह हर व्यक्ति दूसरों के लिए इतनी अच्छी भावनाओं के साथ, कहते हैं ना कि सबके लिए अच्छी भावनाएं रखिए, तो सबसे अच्छी सबकी पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाली हमारी मंजू जी जो हमारे इस सेशन में हमारे साथ आई हैं, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और सोनल, आज हम तुम्हारे प्रति अनंत शुभकामनाएं करते हैं कि जिस प्रकार तुमने जीवन के नए रास्ते चुने हैं, उन रास्तों पर चलते हुए जीवन को शिखर तक पहुंचाओ और अनेकों लोगों की सेवा करते हुए जीवन को सफल बनाओ। जय जिनेंद्र। सूरज जी आप थोड़ा अपना पीएचडी के बारे में बता दीजिए, जो आप 24वें श्लोक पे भक्तांबर पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मंजू जी, आपकी प्रेरणा, जब मैंने